हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा डीएड सेकेंड ईयर से रहेगा, जिसमें हम एचआई, वीआई और आईडी पर बात करेंगे। तो दोस्तों आईडी का हमारा पेपर 11 है, वीआई का पेपर 11 है और एचआई में पेपर 4 पर बात करेंगे, जो कि सेकेंड ईयर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। हमारा पेपर नेम है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो दोस्तों ये एचआई, वीआई और आईडी पेपर 11, पेपर 4। ठीक है, डी एड सेकेंड ईयर के लिए है ये। ठीक है, डी एड एसई सेकेंड ईयर। ठीक, तो दोस्तों देखिए, जैसे कि सभी जानते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड हमारा जो ये पेपर है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो टॉपिक पूछा गया है आपसे, पेपर नेम इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, यूनिट है आपका 2.1 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या है? मौलिक तत्व किसके? समावेशी विद्यालय के। ठीक है, अब समावेशी विद्यालय के मौलिक तत्व क्या होंगे? सबसे पहले मौलिक तत्व क्यों कहा गया है समावेशी विद्यालय के? देखिए दोस्तों, मौलिक तत्व हम उस चीज को कह सकते हैं, यहाँ पर एलिमेंट्री यहाँ पर उन्होंने एलिमेंट्स जो बताए हैं उस चीज को कह सकते हैं जैसे कि हमारी बहुत ही ज्यादा मूल आवश्यकताएं। ठीक है, मौलिक तत्व जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, इसी प्रकार से समावेशी विद्यालय के अंदर कुछ मौलिक तत्व होने आवश्यक है, जो समावेशी शिक्षा को परिपूर्ण करते हैं, यानी कि एक विशेषता प्रदर्शित करते हैं, जिनसे उसको हम कह सकते हैं कि ये मौलिक तत्व हैं समावेशी विद्यालय के। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोला जाए, कोई मकान जब हम बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए हमें सीमेंट की जरूरत होती है, ईंट की जरूरत होती है, ठीक है, रेत की जरूरत होती है, उसमें बजरपुट की जरूरत होती है, बजरी की जरूरत होती है। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें जिनसे मिलकर हमारा एक मकान बनता है। अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो एक वो क्या है, मकान नहीं बनता। ठीक है, उसके अलावा हम उस चीज को चाहे तो झोपड़ी का रूप दे सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कोई ठाट का रूप देख सकते हैं उसको, लेकिन मकान हम उस चीज को बोलेंगे जिसमें ये चीजें शामिल होंगी। समझ रहे हैं? तो दोस्तों ऐसे ही समावेशी विद्यालय के अंदर अगर कुछ ये निम्नलिखित इसके मौलिक तत्व हैं, तभी हम उसको बोलेंगे कि ये एक समावेशी विद्यालय है। तो दोस्तों निम्नलिखित मौलिक तत्व हैं इसके। देखिए, सबसे पहला कह रहे हैं एक्यूरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्याप्त बुनियादी ढांचा। समावेशी विद्यालय के लिए सबसे पहला मौलिक तत्व ये है, अगर किसी समावेशी विद्यालय का आयोजन हो रहा है, संगठन हो रहा है, ठीक है, या खोला जा रहा है या बनाया जा रहा है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं विद्यालय में पर्याप्त बुनियादी ढांचा होना चाहिए। जैसे स्कूल का मैदान, ठीक है, स्कूल का मैदान हो गया, स्कूल का मैदान उसमें अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और हम कह रहे हैं कक्षाएं, ठीक है, शिक्षक संघ, ठीक है, शिक्षाएं, कक्षा सहायक संघ, ठीक है, प्रशासन, प्रबंधन, ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और एक सहयोग समिति, समुदाय, ठीक है, और अगर हम बात करें तो धन, पर्याप्त धन भी आ सकता है यहाँ पर, पर्याप्त धन। ठीक, और भी हमारी बहुत सारी जो हमारे संसाधन हो गए विभिन्न प्रकार के, वो सब होंगे, तब हम उस चीज को एक पर्याप्त बुनियादी ढांचा बोलेंगे। समावेशी विद्यालय का मैदान या वातावरण या विद्यालय वातावरण, विद्यालय संरचना हो गई, कक्षा संरचना हो गई, जो सामान्य बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखकर और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई जाए। ठीक है, उसका ढांचा इस तरीके से दिया जाए
उसमें कक्षाएं इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि डिसेबल्ड बच्चे और नॉर्मल बच्चों को कोई समस्या ना हो, आने जाने, चढ़ने उतरने, खेलने कूदने, शिक्षा ग्रहण करने की सभी संसाधन कक्षा में उपलब्ध होना चाहिए। विजुअल इम्पेयरमेंट जो है उनके अकॉर्डिंग, हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन है उनके अकॉर्डिंग, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है उनके अकॉर्डिंग, लर्निंग डिसेबल्ड है उनके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं वहां पर शिक्षक संघ यानी कि सारे टीचर्स, यानी कि उसमें सामान्य शिक्षक के साथ साथ विशेष शिक्षक भी होना चाहिए, सहायक शिक्षक भी होना चाहिए, ठीक है, सहायक अध्यापक, प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, मजबूत, वास्तविक और विश्वसनीय एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रत्येक चीज का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, सहयोग यानी कि हमारे विद्यालय के लिए सहयोगी जो होते हैं हमारी, वो बहुत सारे लोग जो अपनी भूमिका निभाते हैं, ठीक है, वो, और एक समिति होना चाहिए जो कि एक शामिल होकर एक सहयोगी के रूप में हमारे विद्यालय की मदद करे, समुदाय यानी कि हमारे आसपास का समुदाय क्या, वो सहभागी होनी चाहिए उनकी, और पर्याप्त धन होना चाहिए ताकि हम प्रत्येक बच्चे को उसकी सुविधा के अनुसार उसको सेवा प्रदान कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा पर्याप्त बुनियादी ढांचा हो गया। दूसरा कह रहे हैं बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, यानी कि बाधा रहित वातावरण, विद्यालय का वातावरण बच्चों के अनुसार अनुकूलित होना चाहिए, यानी कि छात्रों की जो क्षमताएं या उन क्षमताओं के अनुसार कैसा होना चाहिए, अनुकूलित होना चाहिए ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट में आ जाएगा, जैसे चलने के लिए जो बच्चे हमारे विजुअल इम्पेयर्ड हैं, ठीक है ना, उनको क्या है, एक साइड रॉड होना चाहिए, रील होनी चाहिए, ठीक है, ताकि पकड़ के जा सकें, ठीक है, और ऐसा बाधा रहित वातावरण हो ताकि वो क्या कर सके, उनका इंटरेक्शन करके जा सके विदाउट एनी हेल्प, यानी कि बिना किसी सहायता से वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें, ठीक है। व्हीलचेयर वालों के लिए रैंप होना चाहिए, हियरिंग इम्पेयर्ड वालों के लिए इंटरेक्शन डायरेक्शन देने होने चाहिए, उनको एरोस बने होने चाहिए, ठीक है, हर क्लास का, कक्षा का या किसी भी विशेष स्थान पर जा रहे हैं तो उनके लिए डायरेक्शन पता होना चाहिए, इस तरीके से अडेप्टिव दीवारें होनी चाहिए वहां पर, ठीक है। तो वे सारी चीजें जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना पहुंचे छात्रों को, ठीक है। सामान्य बच्चों के अनुसार उनके लिए होना चाहिए रेमेडियल सेशन की वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए, बाधा रहित वातावरण इसीलिए कहा गया है कि किसी भी प्रकार के छात्र क्या उसमें मुक्त रूप से शिक्षा ले, यानी कि स्वतंत्र रूप से वे क्या कर सकें, स्वतंत्र रूप से और आत्मनिर्भर रूप से वहां पर अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकें। तीसरा कह रहे हैं दोस्तों मैनेजेबल क्लास साइज, प्रबंधनीय वर्ग आकार, यहाँ पर कह रहे हैं कि कक्षा का जो आकार हो कैसा हो, क्लास साइज बोल रहे हैं, यानी कि ऐसा मैनेज होना चाहिए छात्रों के अनुसार, जैसे अगर हम बात करें तो कक्षा बड़ी होनी चाहिए वहां पर, ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, खुला हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा खुला वातावरण कक्षा का, ठीक है, दरवाजे चौड़े होनी चाहिए ताकि क्या है व्हीलचेयर वाले बच्चे क्या है अपनी व्हीलचेयर्स को लेके जा सके, आराम से आ सके बिना किसी के सहायता के, ठीक है, अनुकूलित होने चाहिए दरवाजे, ठीक है, सामग्री व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है। वहां में क्या, अगर हम वहां पर क्या बच्चों के अनुसार सारे, जैसे कि कक्षा में क्या यहाँ पर आ जाएगा हमारा कम्युनिकेशन बोर्ड हो गया, ब्रेल हो गया, तो ये सारी चीजें कक्षा में उपलब्ध होना चाहिए, और कह रहे हैं यहाँ पर फर्नीचर आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, छात्रों के साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है ना, उनकी क्षमता जो है उसके अनुसार होना चाहिए, ठीक है। वहां पर हमारा व्हाइट बोर्ड आ गया, स्मार्ट क्लासेस हो गई, ठीक है, सार प्रोजेक्टर की जरूरत हो गई, ऑडियो विजुअल एड्स की जरूरत हो गई, तो ये सारी चीजें क्या कक्षा में क्या होना चाहिए, प्रबंधन के रूप में व्यवस्थित होनी चाहिए। तीसरा कह रहे हैं सप्लीमेंट्री एड्स एंड सर्विसेज, अनुपूरक सहायता और सेवाएं। अब इसमें सप्लीमेंट्री एड्स कौन कौन से आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हम उन चीजों को करेंगे जो एक समावेशी शिक्षा के लिए विस्तार करती हैं, जैसे समावेशी शिक्षा के लिए यहाँ पर कक्षाएं हो गई समावेशी, ठीक है, रेमेडियल सेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में याद नहीं आ रहा, रेमेडियल सेशन जैसे कि लर्निंग डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं उनको कक्षा के लिए, उनको अध्ययन के लिए, उनकी स्टडी के लिए क्या है कुछ समय के लिए दूसरी स्थान पर ले जाकर
उनको अलग से सेशन देते हैं, ताकि वहां पर क्या वे अपनी जो कमियां या जो गैप्स हैं उनको फिल किया जाता है। ठीक है, रेमेडियल सेशन हो गए यहाँ पर। ठीक है, और हम यहाँ पर बात कर सकते हैं हमारे रिसोर्स रूम हो गया, रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स रूम हो गया। ठीक, और यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी हो गई। ठीक, रिसोर्स रूम हो गया, लाइब्रेरी हो गई। ठीक है, हमारे संसाधन यहाँ पर हो जाएंगे जैसे कि हमारे अडेप्टिव डिवाइस, असिस्टिव डिवाइस। ठीक है, यहाँ छात्रों के अनुसार सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ हम कह सकते हैं वे सारी चीजें जैसे कि हमारी किताबें, शिक्षण से संबंधित सामग्री हो गया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया, तो वे सारी चीजें सप्लीमेंट्री एड्स एंड सर्विसेज अंदर आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, यानी कि प्रशिक्षित पेशेवरों से निर्देश। ये तत्व ऐसा है समावेशी शिक्षा के लिए। देखिए दोस्तों, जब हम किसी छात्र की आईपी तैयार कर रहे हैं या करिकुलम हम उसको बना रहे हैं, या हम कह सकते हैं कोई शिक्षण योजना तैयार कर रहे हैं या प्रशिक्षण योजना प्रदान कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है दोस्तों, वहां पर क्या होगा, हमारे प्रशिक्षित जो पेशेवर होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, यानी कि ट्रेंड, लाइक एग्जाम्पल के लिए एक स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। उसकी और भी आवश्यकताओं के लिए हमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की मदद लेनी चाहिए। यहाँ पर हमारे विशेष शिक्षक हो जाएंगे, ठीक है, सामान्य शिक्षक हो जाएंगे, भौतिक चिकित्सक आ जाएंगे, यहाँ पर व्यवसाय चिकित्सक आ जाएंगे, भाषा चिकित्सक आ जाएंगे, ठीक है, और सामाजिक कार्यकर्ता आ जाएंगे हमारे, ठीक है, परामर्शदाता आ जाएंगे जैसे काउंसलर बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम सोशल वर्कर के साथ साथ बोले हमारे मनो विशेषज्ञ आ जाएंगे, यहाँ ऑडियो विशेषज्ञ आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वे सारे लोग जहां मिलकर सभी छात्रों की आवश्यकताओं, क्षमताओं और स्तर को ध्यान में रखकर उनके शिक्षण प्रशिक्षण कार्य योजना तैयार कर सके। तो कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ट्रेन्ड प्रोफेशन, यानी कि प्रशिक्षित पेशेवरों से हमें वहां निर्देश लेने हैं और उनको फॉलो करना है एक समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं असिस्टेंस फ्रॉम पैरा प्रोफेशनल, यानी कि पैरा प्रोफेशनल से सहायता। यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है जो सेम इसमें कही है। ठीक है, यानी कि वहां क्या करेंगे, हमें जहां पर जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हैं, जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी अपने पैरा प्रोफेशनल, जैसे कि हम कहते हैं हमारे गेस्ट टीचर आ गए, ठीक है ना, उन प्रोफेशनल की सहायता से हम अपने कार्य योजना को क्रियान्वयन के रूप में सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं फैमिली कोलैबोरेशन, यानी कि पारिवारिक सहयोग। किसी भी शिक्षा कार्यक्रम के लिए, प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पारिवारिक सहयोग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो सामान्य शिक्षा के अंतर्गत हो या फिर विशेष शिक्षा के अंतर्गत हो या समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हो। इससे क्या होता है, जब हम छात्र के लिए कोई भी कार्य योजना तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें अगर माता पिता को हम सहयोग कर देते हैं या शामिल करते हैं, परिवार का कोई भी अभिभावक जो होगा छात्र का, अगर वो होगा तो अपने छात्र के स्तर को जान पाएगा, उसकी रुचि अभिरुचि को जान पाएगा, ठीक है, उसकी अधिगम शैली को जान पाएगा, और माता पिता से शिक्षक भी जान पाएगा कि छात्र क्या चाहता है, ठीक है ना, और पेरेंट्स की क्या एक्सेप्टेशन है, ठीक है ना। तो उस तरीके से अगर माता पिता का सहयोग अगर शिक्षक के साथ रहेगा और छात्र के साथ रहेगा तो एक अधिगम प्रक्रिया को अच्छे रूप से बढ़ोतरी मिल सकती है और अधिगम प्रक्रिया भी उस बच्चे की अच्छी होती है। नेक्स्ट कह रहे हैं इन सर्विसेज टीचर ट्रेनिंग, यानी कि सेवा शिक्षण प्रशिक्षण। समावेशी विद्यालय में हमें क्या करना है कि सेवा शिक्षण प्रशिक्षण, यानी कि जो टीचर्स हैं उनके लिए समय समय पर हमें वर्कशॉप करनी है। वर्कशॉप में हम वो डिस्कशन करेंगे जो हमारे छात्रों के लिए बेहतर से बेहतर अच्छा होगा, ताकि उनके लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाए, और टीचर्स के लिए ट्रेनिंग योजनाएं चलाई जाएंगी या ट्रेनिंग दी जाएगी कि अच्छे से अच्छा उनके साथ करें, क्या कर रहे हैं, उनका फीडबैक लेना है, छात्र से शिक्षक से, शिक्षक से छात्र का, ठीक है। और वहां पर क्या होगा, अगर हमें अलग प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है तो वहां पर अगर हमारे जो प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, हमारे टीचर्स को ट्रेन करेंगे। वहां पर अगर हम सहायक शिक्षक की बात करें जो एक किसी विषय में या हम कह सकते हैं अपने फील्ड में स्पेशलाइज नहीं है, तो उनको क्या करेंगे, हम अनुभवी रूप से कार्यक्रम
कार्यक्रम सिखाएंगे ताकि वे विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के साथ एक विशेष शिक्षक के रूप में कार्य कर सके, उनकी योग्यताओं को समझ सके, उनकी क्षमताओं और आवश्यकताओं को समझ सके। तो वहां पर क्या होगा, सेवा शिक्षण प्रशिक्षण भी प्रदान करने के लिए हमें एक एलिमेंट्स होना जरूरी है। जब ये सारे एलिमेंट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तब हम कह सकते हैं एक समावेशी विद्यालय का संगठन, या फिर हम कह सकते हैं ये जो कुछ मौलिक तत्व हैं इन सभी तत्वों से मिलकर बनता है हमारा समावेशी विद्यालय। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर 11 से, HI में पेपर 4 से और ID में हमारा पेपर 11 है, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू।